कैसे अपने सैलून में एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव सिस्टम बनाएं जो आपका काम आसान करे और आपके सैलून बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करे। अगर आप एक सैलून ओनर हैं या बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं आपके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और इजी स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको देखो। अगर आप अपने सैलून को एक ऐसे सैलून की तरह ट्रीट करना चाहते हो या ऐसा सैलून बनाना चाहते हो जो काफ़ी प्रोफेशनल लगे, तो फॉर श्योर उसके लिए तो आपको सिस्टम में ही आना पड़ेगा। बिना सिस्टम में आए तो बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है सिस्टम में आने के लिए, खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने सर पे लिए हुए हैं वो हमको डेलीकेट करनी है, यानी वो हमको बांटनी है, तभी हम सारी चीज़ों पे ध्यान लगा सकते हैं। जैसे कि अब आपको एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, किसको आपके सैलून में क्या काम करना है, और ये क्लैरिटी पहले आपके अंदर होनी चाहिए, तभी ये चीज़ आप अपने स्टाफ को जो है असाइन कर पाओगे। अब शुरुआत से अगर मैं बात करूं, जब से सैलून खुलता है और बंद होने तक बहुत सारे लोग जो है सैलून में काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत तरह के काम हमारे सैलून में हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सैलून में कोई हेल्पर है, ठीक है, आपने उनको बोला कि तुम्हारा काम है सुबह 10 बजे सैलून को ओपन करना और रात को 8 बजे सैलून को क्लोज करना। ये एक आपने हेल्पर को ड्यूटी दे दी। फिर आपने हेल्पर के और काम भी बताए कि जब भी कस्टमर आएगा तो तुम्हें हर क्लाइंट से पानी पूछना है, चाय कॉफ़ी पूछनी है, ठीक है, दूसरा काम आपने हेल्पर को दे दिया। तीसरा काम आपने हेल्पर को बोला कि जब भी क्लाइंट की कटिंग होगी तुरंत आपने बालों को साफ करना है। अच्छा, और भी क्या काम होते हैं? हेल्पर के काम होते हैं कि तुम्हें आके डस्टिंग करनी है, हर मॉर्निंग में साफ होगा। किचन यानी पेंट्री, उसको साफ रखना है। बाथरूम को साफ रखना है, ड्राई रखना है, क्लीन भी रखना है और सूखा भी होना चाहिए। ये आपने हेल्पर को काम दे दिया। तो ये क्या कर रहे हो आप? हेल्पर के सारे काम उसको क्लियर कर रहे हो कि देखो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तुम्हारे ये काम है, तुम्हें ये करना है। इसी तरह से अब आप अपने हेयर ड्रेसर को काम दोगे। अब हेयर ड्रेसर का क्या काम है? हेयर ड्रेसर को आप बोलोगे कि आपको मॉर्निंग में इतने बजे आना है, ठीक है, आके आपको अपना जो हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसको चेक करना है। अगर उनमें से कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आपको लिखवाना है, राइट। अब हेयर ड्रेसर को ये आपको अपने टूल्स का ध्यान रखना है, आपकी जो स्टेशन है यानी जो कटिंग चेयर वगैरह है वो ठीक ठाक है या नहीं है, वहाँ आसपास कोई गंदगी तो नहीं है। अगर है तो आपको हेल्पर को बोल के उसकी सफाई करानी है। तो ये आपने हेयर ड्रेसर के काम बता दिए, ठीक है। फिर उसको ये भी समझाना है कि अगर आप कलर करोगे या आप कटिंग करोगे या आप कोई भी काम करोगे, उसके बाद आप अपना सारा सामान खुद ही समेट के रखोगे प्रॉपर जगह पे। ये हेल्पर का काम नहीं है, ये आप ही का काम होगा। तो आप क्या कर रहे हो? एकदम क्लियर कट ड्यूटीज जो है अपने स्टाफ को बता रहे हो। आपने ब्यूटिशियन को बुलाया, अब ब्यूटिशियन को उसकी ड्यूटीज दे दी। ब्यूटिशियन को बोला कि आप मॉर्निंग में इतने बजे आओगे, आते के साथ आप अपना रूम को सेट करोगे, अपनी ट्रॉली को सेट करोगे, अपने प्रोडक्ट्स को चेक करोगे, बेडशीट को चेक करोगे और अपना वैक्स हीटर क्लीन करोगे। ये सारी चीज़ें आपने ब्यूटिशियन को बता दी। अब ब्यूटिशियन ने कहा ओके। अब क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। अगर वैक्स हीटर खराब है यानी गंदा है, उस पर वैक्स जमा हुआ है, अब आप हेल्पर को बुला के नहीं डांटोगे, आप ब्यूटिशियन को बुला के ही डांटोगे कि वैक्स हीटर गंदा क्यों है। अब ये ब्यूटिशियन नहीं बोल सकती अरे मैडम मैंने तो हेल्पर को बोला था ठीक करने के लिए, उसने ठीक नहीं करा। आप बोलोगे ड्यूटी तो आपकी थी ना, मैंने आपको बोला हुआ है कि अपने सामान का ख्याल आपको खुद रखना है। हेल्पर झाड़ू पोछा ये सब करेगा, लेकिन आपका काम ये है कि आप अपने टूल्स का, इन सब चीज़ों का ध्यान आप रखोगे। अब ब्यूटिशियन बोलोगी हाँ मैम बोला तो था। तो अब इस तरह से आपने जब प्रॉपरली सबको ड्यूटीज असाइन कर दोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसी तरह से हम रिसेप्शनिस्ट की जो ड्यूटीज़ हैं वो रिसेप्शनिस्ट को देते हैं। अगर हम किसी मैनेजर को बिठा रहे हैं तो मैनेजर की ड्यूटीज़ हम उसको देते हैं। पर ये सारी क्लैरिटी पहले हमें खुद में तो हो, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। इसी तरह से कुछ ड्यूटीज़ आपकी भी होंगी एज अ सैलून ओनर, जो आपने ड्यूटीज़ अभी सबको बांट दी हैं। अब वो ड्यूटीज़ प्रॉपरली परफॉर्म हो रही हैं नहीं, ये कौन देखेगा? ये आप देखोगे। तो आपको भी कुछ समय निकाल के सारी चीज़ें चेक करनी है कि जो जो काम मैंने अपने स्टाफ को सौंपे थे कि वो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये काम आपको भी दिन में 1 से 2 बार चेक करना है। ये आपकी ड्यूटी हो गई क्योंकि ये काम आपने लिया हुआ है। मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ, जब हम ड्यूटीज असाइन कर देते हैं, जब हम काम बांट लेते हैं
तो काम आसान हो जाता है, ठीक है, एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। अब कोई नया बंदा भी आएगा तो उसको भी पता होगा कि यहाँ काम कैसे होता है। सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आफ्टर असाइनिंग ड्यूटीज, वो होता है स्टेप नंबर 2, मंथ को क्लोज करना। अब मंथ क्लोज करने में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले सेल्स, हमने कितना कमाया, फिर आता है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस इन डिटेल, मतलब कैश एक्सपेंसेस जो हुए आपको वो भी पता होने चाहिए, और अगर आप पेटीएम वगैरह से एक्सपेंसेस कर रहे हो आपको वो भी पता होने चाहिए। फिर महीने में आपके सैलून में कितने कस्टमर्स आए ये पता होना चाहिए। यूनिसेक्स सैलून है तो लेडीज कितनी आई, मेल्स कितने आए, फीमेल्स कितने आए, ये भी पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए मंथ क्लोज में कि हमारे जो महीना गुजरा है उसमें हमारी स्किन की सर्विसेज से हमने कितना कमाया। आपको ये पता होना चाहिए हमने हेयर की सर्विसेज से कितना कमाया, हमने मेकअप से कितना पैसा कमाया, ये हमको पता होना चाहिए। फिर मंथ क्लोज में हमको ये मालूम रखना है कि हमारे स्टाफ ने कैसा परफॉर्म किया। अब मान लो हमारे पास 5 लोग हैं, अब हम यहाँ चेक करेंगे कि जो हमने टारगेट सेट किया था क्या वो हमने अचीव कर लिया। अगर अचीव कर लिया वेल एंड गुड, और अचीव नहीं करा तो नेक्स्ट मंथ आपने ऐसे कौन से स्टेप्स लेने हैं, या ऐसा कौन सा एक्शन प्लान बनाना है, या ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी आपको क्रिएट करनी है जिससे आप नेक्स्ट मंथ अपने टारगेट को अचीव कर पाओ। और स्टेप नंबर 3 है हमारा फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन। भाई जिस चीज़ के लिए हम धंधा कर रहे हैं, पैसों के लिए, राइट, तो वो पैसा कहाँ है, उस पैसे से हमें क्या करना है। अगर फाइनेंस को अच्छे से आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो भी आपका सिस्टम क्रिएट नहीं हो पाएगा। पैसों का सिस्टम को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हमें फाइनेंस को भी 3-4 भागों में बांट लेना चाहिए। पार्ट 1 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें खुद पे पैसा भी लगाना है, ठीक है, हमें खुद अपने लिए विड्रॉ करना है, अपने लिए यानी खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए एक पार्ट आप ले लो। उसमें से 15,000 में से अब आपके पास जो भी अमाउंट है 3,500 के करीब जो है आप अपने लिए निकाल लो, ठीक है। 3,500 रुपये सेकेंड पार्ट जो है वो आप मार्केटिंग के लिए रखो, उससे आपको मार्केटिंग ही करानी है। फिर जो थर्ड पार्ट है वो आप सेव कर लो, आगे के लिए कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और जो फोर्थ पार्ट है वो आप री इन्वेस्ट करो, यानी कि आपको सैलून में क्या कुछ नया चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, कुछ करना है, तो वो उसके लिए आप कर सकते हो। हालांकि मैं यहाँ आपको ये बता रही हूँ कि जो प्रोडक्ट वगैरह होता है, जो सैलरीज है, वो हमारी सारी एक्सपेंसेस में निकल गई, ठीक है। हमने 1.5 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल कमाया, उसमें से हमारे 1,35,000 रुपये खर्च हो गए, तो खर्च हो गए, हमने उसमें से प्रोडक्ट भी लिया था, सैलरी भी दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन सब कुछ करने के बाद 15,000 रुपये को भी प्रॉपरली मैनेज करना ज़रूरी है। तो 15,000 में से एक पार्ट आपने अपने लिए पर्सनल एक्सपेंसेस यानी कि आपके या आपकी फैमिली के लिए यूज़ हो जाएगा, दूसरा पार्ट आप मार्केटिंग के लिए रख दो, जो अपकमिंग मंथ है उसमें आपको मार्केटिंग करानी पड़ेगी, उसमें यूज़ हो जाएगा। तीसरा जो पार्ट है उसे आप सेव कर दो, ऑफ सीजन आएगा तो आपके पास पैसे रहेंगे, ठीक है। और जो चौथा पार्ट बचा है, देख लो कि आपको सैलून में क्या चीज़ को मेंटेन कराने की ज़रूरत है, राइट। फॉर एग्जांपल नया बोर्ड लगवाना है या कुछ कराना है, वो लगा दो। इस तरह से आप प्रॉपर्ली फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाओगे, फाइनेंस का एक सिस्टम बन जाएगा जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 है रीऑर्डरिंग, यानी कि बेसिकली आपको प्रोडक्ट को मैनेज करने का एक सिस्टम आपने बना रखा है। अब आपको ये तो पता चल गया हमने इतना प्रोडक्ट यूज़ किया, इतना प्रोडक्ट हमारा खर्च हो गया। अब आपको यहीं पे डिसाइड करना है कि और क्या क्या हमको लेना है। स्टेप नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एड्रेसिंग इश्यूज। अब इसके लिए आपको एक फीडबैक सिस्टम रखना पड़ेगा अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो जब आपको ये पता चलेगा कि आपके कस्टमर्स को इश्यूज आ रहे हैं तो आप उस पर बात करने के लिए मीटिंग लिया करोगे, किससे, अपने स्टाफ के साथ। और हो सकता है कि आपके जो स्टाफ हैं उनमें आपस में भी इश्यूज आ रहे हो, तो आपको वो वाली बात भी करनी है। तो कहने का मतलब ये है इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आपको प्रॉपर मीटिंग के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अपने स्टाफ के साथ बैठना पड़ेगा, और वो सिस्टम आप हर हफ्ते रख सकते हो या हर 15 दिन में रख सकते हो या हर महीने रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। आई होप मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है
कि किस तरह से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव सिस्टम को हम सैलून में क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए या तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।